हरे कृष्णा, वेलकम टू योर चैनल द वे ऑफ लॉ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। अगर हम लोग स्ट्रिक्ट डेफिनेशन देखें तो उसके हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बट एक कॉन्ट्रैक्ट है भी। मैं क्या बोल रही हूँ आप लोग को समझ नहीं आ रहा। मैं ट्रेंडिंग सा एग्जांपल लेती हूँ। बहुत सोचा था मैंने इस एग्जांपल के बारे में। सिचुएशनशिप, वो रिलेशनशिप है भी, वो रिलेशनशिप नहीं है बट वो रिलेशनशिप है। वो क्या कहते हैं? सिचुएशनशिप। इफ़ मतलब अगर मैं सही कह रही हूँ तो, अगर गलत कह रही हूँ तो माफ़ करना, बट आप मेरा इंटेंशन समझ गए ना कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता एक्चुअली में, बट हम उसे कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट करते हैं। कहने का मतलब ये है। अगर मैंने गलत एग्जाम्पल दिया होगा तो मेरे को माफ़ कर देना, बहुत सोच के एग्जाम्पल आया था। तो इसमें क्या होता है ना, रीज़न क्यों है, मतलब सोचो कि मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है लेकिन फिर भी लॉ से कॉन्ट्रैक्ट की तरह ट्रीट कर रहा है, ऐसा क्या रीज़न है? इसका बेसिकली रीज़न ये है ना कि किसी सामने वाली जो पार्टी है वो उसको अनजस्ट एनरिचमेंट ना हो जाए। ये मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट के टर्म से बोल रही हूँ। अनजस्ट एनरिचमेंट को अगर मैं एकदम लेमैन की भाषा में बोलूँ तो उसे मतलब उसे फ़ायदा ना हो जाए, वो फ़ायदा जो कि उसे नहीं होना चाहिए था वो फ़ायदा उसे हो जाए और सामने वाली पार्टी का नुकसान हो जाए। जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के भी जब एग्जांपल्स देखेंगे ना तब आपको और अच्छे समझ आएगा। अभी मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो जो माइनर होता है, माइनर के साथ मैं कॉन्ट्रैक्ट में तो नहीं एंटर कर सकती, लेकिन माइनर को क्या कहते हैं, मैं नेसेसरी सप्लाई कर रही हूँ। नेसेसरीज मतलब मे बी उसकी स्कूल का एजुकेशन का, जो भी चीज़ें वो सब मैं सप्लाई कर रही हूँ। तो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्यों? क्योंकि मैं माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकती। लेकिन ये जो मैंने पैसा दिया मैं ले तो सकती हूँ ना, तो जो माइनर के नाम पे प्रॉपर्टी होगी मैं उससे ले सकती हूँ। एक्चुअली में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बट लॉ इसको कॉन्ट्रैक्ट की तरह डील करेगी। क्यों? क्योंकि जो माइनर है उसे फायदा ना हो जाए, वो फायदा जो कि उसे नहीं होने चाहिए था। मैं जो पैसा दे रही हूँ माइनर को नहीं मिलना चाहिए था, मैं माइनर को फ्री का नहीं दे रही हूँ, और मेरा अननेसेसरी नुकसान ना हो जाए, इस वजह से लॉ जो है कुछ एक्ट्स को एज अ कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट करती है, तो हम उसे बोलते हैं क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। आई होप आप लोग को क्लियर है। यहाँ पे देखो वर्ड यूज है, अनजस्ट एनरिचमेंट ना हो, वो फायदा जो कि उसे नहीं होना चाहिए उसे फायदा मिल जाता है। तो यहाँ पे जो अनजस्ट एनरिचमेंट का डॉक्ट्रिन है वो मोसेस वर्सेस मैकफर्सन के केस में आया था, और कौन लेके आया था? लॉर्ड मैंसफील्ड। आजकल ये ट्रेंड है सीयूटीपीजी में, या आप जीआरएफ वगैरह देखोगे, नेट जीआरएफ इन सब का एग्जाम दोगे ना, तो इन जस्टिसेस का नाम लेना और पूछना, क्योंकि कुछ नया तो लाना पड़ेगा ना, तो ओवर द टाइम कंपटीशन बढ़ेगा ही। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि ये डॉक्ट्रिन आया था और इसमें ये कहा गया था कि लॉ और जस्टिस दोनों को ट्राई करना चाहिए कि अनजस्ट एनरिचमेंट ना हो, मतलब किसी का फायदा ना हो दूसरे के नुकसान के कॉस्ट पे, मतलब मेरा नुकसान हो रहा है दूसरे को फायदा हो, लॉ को ऐसा नहीं करना चाहिए, दोनों को बराबर पोजीशन में रहना चाहिए। तो हमारे अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखोगे तो कहीं पे भी टर्म क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट नहीं यूज हुआ है। चैप्टर 5 में ये वर्ड यूज हुआ है, ऑफ सर्टेन रिलेशन रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका मतलब क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट ही है, बट हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में साफ साफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिखा। गलती से अगर आप जाके इसके बाद बेयर एक्ट उठाते हैं तो ये मत सोचना कि अरे क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट कहाँ लिखा है, तो चैप्टर 5 में ये लिखा है, जो जिसका मतलब क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट ही है। चलिए, अब यहाँ पे अनजस्ट एनरिचमेंट का क्या एसेंशियल्स है, मैं आपको अनजस्ट एनरिचमेंट बता तो रही थी, बट इसका क्या एसेंशियल्स है। तो सबसे पहली चीज क्या है? द डिफेंडेंट हैज बीन एनरिच्ड बाय द रिसिपेंट ऑफ बेनिफिट। दूसरा, एनरिचमेंट इज एट द एक्सपेंस ऑफ द प्लेंटिफ। थर्ड, द रिटेंशन ऑफ एनरिचमेंट इज अनजस्ट। तो वही जो मैंने बातें बोली उसको थोड़ा सा शब्दों में पिरो के लिख दिया गया है कि यही है कि जो मतलब जो प्लेंटिफ है उसके कॉस्ट पे उसको फायदा हो रहा है और वो अनजस्ट है। मतलब मैं अपना पैसा लगा के दे रही हूँ, मैं अपना हार्ड एंड मनी दे रही हूँ, और माइनर जो उसके पास इतनी सारी ज़मीन है, जस्ट बिकॉज वो माइनर है तो उसका मतलब ये थोड़ी कि उसकी ज़मीन में से उसका एजुकेशन उसका ज़मीन ही बियर करेगी ना। उसे अगर किसी ने ज़मीन दिया, लैंड दिया, तो ऑब्वियसली उसके एजुकेशन पर्पस या जो भी नीड्स है माइनर की उसे मीट करने के लिए ज़मीन दी गई है। तो अगर मैं दे रही हूँ तो इससे तो मेरा नुकसान हो जाएगा ना। माइनर के पास ऑलरेडी लैंड है, ऐसा थोड़ी है कोई दीन दुखियारी है, उसके पास ऑलरेडी चीज़ें हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट कितने तरीके के हैं। तो सेक्शन 68 से लेकर 72 तक है। सबसे पहले सप्लाई ऑफ नेसेसरीज। क्या कहते हैं सप्लाई ऑफ नेसेसरीज? सेक्शन 68 में दे रखा है, अगर मैं कोई एक ऐसा इंसान है जिसको मैं नेसेसरीज सप्लाई कर रही हूँ। नेसेसरीज मतलब, हाँ आप थोड़ा बहुत सही समझ रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान, मतलब जो भी उसके लिए नीडफुल है। अब नेसेसरीज यहाँ पे मैं डिफाइन नहीं कर सकती कि रोटी ही है, कपड़ा है, मकान है, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, किसका क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसके हिसाब से डिपेंड करता है।
है ना। तो ये एक डिफाइन करने वाला टर्म नहीं है, जिसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे कि क्या नेसेसरीज है। मेरे लिए जो नेसेसरी होगी क्या पता सामने वाले के लिए वो नेसेसरी ना हो, या मेरे लिए जो नेसेसरी होगी किसी सामने वाले के लिए वो लग्जरी हो, वी नेवर नो, है ना। और या जो मेरे लिए लग्जरी हो किसी के लिए नेसेसरी हो, वी नेवर नो अबाउट दिस। तो मतलब हर एक फैक्ट को हम लोग देख के कह सकते हैं। तो अगर मैं किसी एक ऐसे इंसान को नेसेसरी सप्लाई कर रही हूँ जो कि कॉन्ट्रैक्ट में नहीं एंटर कर सकता, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, माइनर हो गया या अनसाउंड माइंड का कोई पर्सन है, इनके साथ मैं कॉन्ट्रैक्ट में तो नहीं आ सकती, बट अगर मैं इसे नेसेसरीज का सप्लाई कर रही हूँ तो लॉ प्रिज्यूम करके चलेगी कि कॉन्ट्रैक्ट है। और जो मैंने दिया है, जो भी मैंने चीज़ें सप्लाई करी हैं, मैं वो चीज़ें क्या कहते हैं कि मांग सकती हूँ, मेरा क्लेम होगा, मेरे पास राइट्स होंगे उस माइनर के अगेंस्ट, माइनर की प्रॉपर्टीज के अगेंस्ट मेरे राइट्स होंगे, और वो बाउंड होगा मुझे देने के लिए, मतलब मुझे रीइंबर्समेंट चाहिए। जैसे कि अब यहाँ पे एक और चीज़ है, एसेंशियल्स मतलब समझो, इसके एसेंशियल्स देखने हैं, मतलब सप्लाई ऑफ नेसेसरीज में क्या एसेंशियल्स क्या क्या है इसका। तो सबसे पहली चीज़ सप्लाई ऑफ नेसेसरीज होनी चाहिए। मैंने बताया कि वो फैक्ट टू फैक्ट डिपेंड करता है। अगर किसी के पास खाने के लिए पैसा नहीं है और आप उसको लाके आईफोन दे रहे हो, तो वो नेसेसरी सप्लाई करना तो नहीं हुआ ना। हाँ, आप उसे खाना दे रहे हो, कपड़ा दे रहे हो, तो वो नेसेसरी सप्लाई करवाना कहा जाएगा। दूसरा क्या है कि सप्लाई टू ए पर्सन इनकेपेबल ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, है ना। तो यहाँ पे देखो दो लोग हैं, किसको मैं दे रही हूँ, एक तो उस इंसान को जो कि कॉन्ट्रैक्ट में नहीं एंटर कर सकता, जैसे माइनर हो गया, अनसाउंड माइंड का हो गया, या फिर और टू अ पर्सन डिपेंडेंट ऑन सच इनकेपेबल पर्सन, या तो वो इंसान जो कि माइनर पे डिपेंडेंट है कोई, या फिर अनसाउंड माइंड पे डिपेंडेंट है। जैसे कि एक अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है, अब क्या कहते हैं कि उसकी वाइफ हो गई, बच्चे हो गए, तो इसकी वाइफ और बच्चे को भी अगर हम सप्लाई करते हैं तो वो भी इसी के अंदर आएगा। ऑल्दो वाइफ और बच्चे जो है उनकी मेंटल कैपेसिटी ठीक है ना, वो लोग उन लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया जा सकता है, बट जस्ट बिकॉज ये इस पे डिपेंडेंट है ना, तो इस डेफिनेशन के अंदर फॉल करेगा। अगली चीज़ क्या, नेसेसरीज टू बी सूटेड टू पर्सनस कंडीशन ऑफ लाइफ। ऑब्वियसली मैंने बताया कि वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। और रीइंबर्समेंट करना होगा, अगर मैं सप्लाई कर रही हूँ किसी इंसान माइंड का जो व्यक्ति है उसके वाइफ को या बच्चे को, तो मुझे उसका रीइंबर्समेंट चाहिए। रीइंबर्समेंट मतलब उसकी मुझे भरपाई चाहिए, जितना मैंने कॉस्ट बियर किया मुझे वापस करो। वापस कैसे करना है, वापस आप प्रॉपर्टी से करो या जैसे भी। फिर आगे चलते हैं, आगे है हमारा पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन, सेक्शन 69 में दे रखा है। अभी इसको आप पढ़ना है, इसके मैं आपको एसेंशियल्स वगैरह समझाऊंगी। एक एग्जांपल देती हूँ, समझ जाओगे। मान लो मैं किसी के घर पे किराए पे रह रही हूँ, किराए पे रह रही हूँ, अब उस इंसान ने इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं पे किया है। अब मैं यहाँ पे क्लासेस ले रही हूँ, मेरा तो सब काम रुक जाएगा, इंटरनेट वगैरह सब बंद हो जाएगा। तो उसके मैं क्या करती हूँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर देती हूँ। क्यों, क्योंकि मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं यहाँ पे रह रही हूँ, मेरा सारा काम रुक जाएगा। अगर वो मतलब मेरे घर पे बिजली नहीं आए तो सारा काम रुक जाएगा, मैं यहाँ पे क्लासेस दे रही हूँ, तो मैं यहाँ पे पेमेंट कर देती हूँ, मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल दे देती हूँ। तो जो ओनर होगा, मतलब जिसके घर पे मैं रह रही हूँ, किराए पे जिसके यहाँ रह रही हूँ, वो मुझे भरपाई करेगा इसकी। इसको हम लोग क्या कहेंगे, लॉ में क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। वो जो ओनर होगा वो ये नहीं कह सकता कि अरे हम तो किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ही नहीं किए, इसने दे दिया। तो लॉ कहेगा हाँ आप लोग एंटर नहीं किए, लेकिन हम तो कॉन्ट्रैक्ट मान रहे हैं। तो लॉ भी ध्यान रखता है, ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, अपनी मनमानी चला सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे इसके कुछ एसेंशियल्स देखते हैं। पहली चीज़, प्लेंटिफ शुडंट बी बाउंड टू पे। ऑब्वियसली वो जो घर का पूरा इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है, प्लेंटिफ बाउंड नहीं है पे करने के लिए, किराया देने के लिए बाउंड है, तो प्लेंटिफ बाउंड नहीं है यहाँ पे। दूसरा, ओके ये सेम ही है, प्लेंटिफ शुडंट बी बाउंड टू पे। अगला है हमारा, डिफेंडेंट शुड बी अंडर लीगल कंपल्शन टू पे। और किसकी जिम्मेदारी हो, डिफेंडेंट, मतलब जो लैंड ओनर है उसकी जिम्मेदारी थी इलेक्ट्रिसिटी बिल देने की। अगला क्या है कि प्लेंटिफ शुड हैव मेड पेमेंट टू अदर पर्सन एंड नॉट टू हिमसेल्फ। और उसने जो पेमेंट किया उसने खुद को पेमेंट नहीं किया, उसने क्या किया, किसी और इंसान को किया है, बिजली विभाग को किया है। तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट। तो पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन, जिसका कोई वहाँ पे इंटरेस्ट है। ऑब्वियसली अब वो क्लास नहीं ले पा रहा, उसका काम रुका हो, तो पेमेंट तो करेगा ना, तो लॉ उसका टेक केयर करता है। तीसरा है हमारे पास, लायबिलिटी टू पे फॉर नॉन ग्रेटिशियस एक्ट। ये सेक्शन 70 में दे रखा है। अगर मान लो मैं किसी के लिए कुछ काम करती हूँ और वो ग्रेटिशियस नहीं है, मतलब मैं ऐसे ही नहीं कर रही, मुझे उसकी भरपाई चाहिए, है ना, तो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, बड़ा ही क्लासिक सा एग्जांपल है ये। आपके यहाँ पे कोई रिलेटिव्स है,
तो रिलेटिव्स आए, उसके बाद मैंने एग्जांपल बहुत सुना है, थोड़ा सा फ़नी है। अगर इसमें मतलब इस एग्जांपल में ये होता है ना कि मान लो आपके यहाँ रिलेटिव्स आए, वो लोग स्वीट बॉक्सेस लेके आए थे, बहुत सारी चीज़ें लेके आए। तो एक आदत नहीं होती कि जब गेस्ट चले जाते हो तो देखना कि क्या है डब्बे में, तो अपना बैग छोड़कर चले जाते हैं। और काफ़ी उसमें जो था बहुत प्रीमियम स्वीट्स थे, इम्पोर्टेड स्वीट्स थे, वो बहुत प्रीमियम क्वालिटी के थे। तो उसके बाद क्या कहते हैं कि आप जो होता है उसे खा लेते हो। अब जो गेस्ट होते हैं वो बोलते हैं अरे हम तो भूल गए थे, और वो वापस आते हैं। आपको लगता है आपके लिए छोड़ के गए हैं, है ना, और वो वापस आते हैं उसे ले जाने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली उन्हें किसी को गिफ्ट करना होगा। तो यहाँ पे इनका जो एक्ट था वो ग्रेटिशियस नहीं था, वो ऐसे ही नहीं छोड़ के गए थे कि मेरा भतीजा है खा लेगा, मेरा भांजा है मेरी भांजी है खा लेगी ना। वो इसलिए नहीं गए थे, वो गलती से छूट गया था वो, तो आपको उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको समझाने के लिए बताया भी, ये नहीं कि एग्जाम्पल में ही आप घुस गए और लगे उसी में से सब निकालने के, अरे ये क्या है वो क्या है। तो इसके कुछ एसेंशियल्स देखते हैं, मतलब कब सेक्शन 70 को हम लोग इन्वोक कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है कि पर्सन शुड लॉफुली डू समथिंग। अच्छा, एक और चीज़ क्या, लॉफुली उसे करना चाहिए, ये नहीं कि अनलॉफुली कोई चीज़ कर रहा है, लॉफुली कर रहा है। जैसे मुझे पता है कि, एक और एग्जाम्पल देती हूँ, वो तो थोड़ा ऐसे ही फनी था। जैसे एक और एग्जाम्पल देती हूँ, मान लो क्या कहते हैं कि आपने किसी एक इंसान को आपने देखा कि बेचारा बहुत गरीब है, तो आपने उसे क्या किया कि बुक्स वगैरह अपनी सप्लाई कर दी, बुक्स दिए, और आपने आपके पास जो कॉपी पेन जो भी चीज़ें थी आपने दी थी। तो आपने ऐसे ही नहीं दिया था, मतलब आपको लग रहा था कि इसकी सिचुएशन ठीक हो गई तो मुझे पैसा देगा। जैसे ट्रेडिंग करते हैं दोस्त, आपने देखा कि आपके दोस्त का बड़ा नुकसान हो रहा है ट्रेडिंग में, तो आप क्या करते हो, उसे पैसा दे देते हो 10,000 कि ले भाई तो ट्रेडिंग कर। तो आपने ऐसे ही नहीं दिया है, आपने, आपके मन में ये उम्मीद है कि आपको वापस करेगा, तो लॉफुली आपने उस किसी को पैसा दिया तो उसे वो देना पड़ेगा। मैं ग्रेटिशियसली नहीं एक्ट कर रही हूँ, भैया मुझे पैसा चाहिए। तीसरा क्या है, द पर्सन फ्रॉम होम समथिंग इज डन मस्ट इंजॉय द बेनिफिट। तो जिसके लिए मतलब ये किया जा रहा है उसका बेनिफिट इंजॉय करे। एक और बात का ध्यान रखना कि सामने वाली पार्टी के पास ना ऑप्शन होना चाहिए, वो ले या ना ले। मतलब जैसे अगर मैं देख रही हूँ कि गरीब है, तो मतलब ट्रेडिंग में इसका बड़ा नुकसान हो गया, मैं इसे 10,000 रुपये दे रही हूँ, तो अब ये जो है इसके पास ऑप्शन होना चाहिए। चाहे तो मुझे मना कर सकता है, क्योंकि इसे लगता है इसके पास बाद में 10,000 रुपये नहीं आएंगे तो नहीं दे पाएगा, तो चाहे तो मना कर सकता है। ये बाउंड नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट करने के लिए। अगर जहाँ पे बाउंड हो जाता है, जहाँ पे इसके ऊपर कंपल्शन आ जाता है, तब तो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट नहीं फॉर्म होगा, उसको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आपने जबरदस्ती दिया है। उसने थोड़ी बोला था, आप जबरदस्ती ले जाके उसको दे रहे हो, तो भैया वो बोल रहा है कि मेरी कैपेसिटी नहीं है, मैं नहीं दे पाऊंगा, फिर भी आप जबरदस्ती दे रहे हो, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि अरे ये तो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, मेरे को पैसा मिलना चाहिए ना, ये अलाउड नहीं है फिर। तो क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उनके पास ऑप्शन होना चाहिए। और जैसे कभी कभी आपने सुना होगा रिचार्ज हो जाता है, पहले पहले के टाइम पे तो बहुत होता था, गलत नंबर पे रिचार्ज हो जाना। जब जाते थे लोग दुकान पे रिचार्ज कराने, तो क्या होता था, गलती से एक नंबर इधर उधर रिप्लेस हो जाता, तो गलत नंबर पे रिचार्ज हो जाता है। गलत नंबर पे आपने रिचार्ज करा दिया, अब आप क्या कर रहे हो, आप उस इंसान को फ़ोन करके कह रहे हो कि भैया मैंने तुम्हारे फ़ोन पे रिचार्ज कराया, मुझे इतने रुपये वापस दे दो। उसने थोड़ी बोला था रिचार्ज कराने के लिए, आपने तो खुद करा दिया। तो यहाँ पे कोई क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, आपको समझ आएगा। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका। फिर हमारे पास एक केस भी है, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस बीके मॉन्डल एंड सन्स। इसमें क्या होता है कि इंजॉय का मतलब, जो सेक्शन 70 में हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इंजॉय मतलब एक्सेप्ट एंड एंजॉय, मतलब उसके पास ये कंपल्शन नहीं है कि भैया उसे एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा, जबरदस्ती खाना पड़ेगा, नहीं, वो अपनी मर्जी से कर रहा है ऐसा। अगला है फाइंडर ऑफ गुड्स। फाइंडर ऑफ गुड्स, अगर मान लो आप कहीं जा रहे हो और आपको किसी का सामान मिलता है, तो आपको उस सामान का, या आप और आपके दोस्त घूमने गए, आप लोग घूमने जाते हो कहीं, और आपका दोस्त जो रहता है वो चला जाता है और आपके दोस्त का सामान आपके पास रह जाता है, तो आपको क्या कहते हैं कि उन गुड्स का ऐसे ध्यान रखना चाहिए जैसे बेलर ध्यान रखता है। बेलर बेली आपने पढ़ा ना, जैसे बेली ध्यान रखता है, सॉरी आई यूज़ द रॉन्ग वर्ड, बेली, जैसे बेली ध्यान रखता है। बेलर बेली कौन होता है मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी, वो सेक्शन 151 ये सब हम पढ़ेंगे, तो बस इतना ध्यान रखना है, जैसे एक बेली ध्यान रखता है ना, आपको उस गुड्स का वैसे ध्यान रखना होता है। बेलर बेली का एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, तो आपको शायद समझ आ जाएगा। आप मान लो घड़ी बनवाने गए, क्लॉक लेके गए और आप उसे बनवाने के लिए लेके गए, तो आप यहाँ पे क्या हुए, बेलर, और घड़ी बनवाने जिसको आपने दिया वो क्या हो गया, बेली हो गया। तो आपके गुड्स का ऐसे ही ध्यान रखता है, आपकी घड़ी का ऐसे ही ध्यान रखेगा जैसे कि उसकी घड़ी है। जो एक रीजनेबल इंसान जैसे अपने सामान का ध्यान रखता है, जैसे कोई भी एक नॉर्मल इंसान जैसे अपनी घड़ी का ध्यान रखेगा, वो वैसे ही उसका ध्यान रखना चाहिए, वो लॉ उसके ऊपर ही जिम्मेदारी देता है।
तो अगर मान लो आपको कोई गुड्स मिला है, रास्ते में किसी का कुछ सामान मिला है, तो आपको वैसे ही उसका ध्यान रखना है जैसे कि एक बेली ध्यान रखता है, और वहाँ पे क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाता है। आप ये नहीं कह सकते मुझे मिला था, मैं चाहे तो फेंक सकता था, नहीं, एक बार आपने ले लिया तो आपको बेली की तरह ध्यान रखना है। अगला है मिस्टेक और कोएर्शन। इसमें क्या होता है कि अगर सपोज़ क्या कहते हैं कि किसी को बाय मिस्टेक आपने पैसा दे दिया, तो वो जो सामने वाला इंसान है उसे रीपे करना होगा। मैं जैसे आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। ए ने क्या कहते हैं कि एक उधारी ली थी। मैं नहीं, रुको, मैं बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल देती हूँ। यहाँ पे क्या होता है ना कि एक बारी कैब बुक किया था मैंने अपनी मदर के लिए। उनको एक जगह से दूसरी जगह पे जाना था, तो मैंने कैब बुक किया था, और मैंने कैब वाले से बोला कि मतलब मुझे ऑनलाइन पेमेंट करना था, तो मैंने बोला कि आप अपना मेरे को नंबर जो है वो दे दो, मुझे स्कैनर दे दो, और जब आप पहुँच जाओगे वहाँ पे तो मैं आपको पेमेंट कर दूँगी। उसके बाद से फिर क्या होता है कि मेरा भाई जो रहता है, वो जब मेरी मम्मी पहुँचती है घर पे, तो मेरा भाई जो रहता है वहाँ पे वो पेमेंट कर देता है, और मुझे पता नहीं था कि मेरे भाई ने पेमेंट कर दिया। मुझे पता नहीं था मेरा भाई इतना लायक है कि वो आके पेमेंट कर देगा, और वहाँ से मैंने भी पे कर दिया। तो अब हमने क्या किया, 2 बार पैसा दे दिया। तो अब यहाँ पे जो कैब वाला है ना, इसको पैसा वापस करना पड़ेगा। मतलब हम दोनों ने दे दिया ना, तो उसे ये या तो मुझे पैसा वापस करना पड़ेगा या मेरे भाई को पैसा वापस करना पड़ेगा। बट मेरे को कैब वाले ने कोई पैसा वापस नहीं किया, ऑल्दो मैंने ट्रेस करना मुश्किल हो गया था थोड़ा, तो मेरा तो नुकसान हो गया, बट चलो मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया इसका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है और उसको वापस करना पड़ेगा। तो अगर मैं कैब वाले को सू करना चाहती तो मैं कर सकती थी, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है पर उसे कॉन्ट्रैक्ट मान के चलते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया सिचुएशनशिप का, अगर एग्जांपल ठीक है तो, वरना बाकी आप लोग समझदार हैं। और यहाँ पे ये हमने 5 इसके अंदर हेडिंग्स पढ़ी थी। सप्लाई ऑफ नेसेसरीज, या फिर कोई इंटरेस्टेड पर्सन पेमेंट कर देता है, या फिर नॉन ग्रेटिशियस एक्ट होता है किसी का, तो उसके लिए लायबल है इंसान पे करने के लिए। फिर जो गुड्स फाइंडर ऑफ ए गुड्स बेली की तरह उसका ध्यान रखेगा। अगला मिस्टेक और क्वेश्चन। आई होप इट इज़ क्लियर। किसी भी तरीके का डाउट होता है आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लो। कमेंट सेक्शन में नहीं पूछना तो आप मुझे पर्सनली भी डीएम कर सकते हो। और प्लीज़ मन लगा के पढ़ो, इतना कोई डिफ़िकल्ट एग्जाम नहीं, MCQ सॉल्व करते रहो, ठीक है। अच्छे से पढ़ो। कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, कुछ भी, प्लीज़ फील फ्री टू डिस्कस। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी मदद करने की, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा। वीडियो तो एंड हो चुकी है, पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टा आईडी पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।